जबलपुर के बड़े उद्योगपति शंकर नागदेव ने अपने 24 वर्षीय बेटी ज्योति की शादी साल 2012 में कानपुर के बिस्किट के बड़े कारोबारी ओम प्रकाश श्याम दसानी के बेटे पीयूष से करा दिया था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों पति पत्नी आपस में अपनी जिंदगी सुकून भरे पल के साथ गुजार रहे थे। बट इसी बीच पति व पत्नी के बीच एक मनीषा नाम की लड़की की एंट्री होती है। पीयूष थोड़ा रंगीन मिजाज का आदमी था और इसीलिए अपने ऑफिस में काम करने वाली एक मनीषा नाम की लड़की से इश्क कर बैठा और फिर पीयूष व मनीषा इश्क की गाड़ी में सफर करने लगे। लेकिन इसी बीच मनीषा की परिजनों ने उसकी शादी की बात कहीं और चला दी। इससे घबराई मनीषा ने पीयूष से कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा वरना मेरी शादी कहीं और हो जाएगी, मनीषा किसी और की हो जाएगी। ये बात सोचकर पीयूष परेशान हो उठा। वह किसी भी कीमत पर मनीषा को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, बट उसको इस काम में बाधा उसकी पत्नी ज्योति लग रही थी और इसीलिए पीयूष मनीषा के साथ मिलकर अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगा। तभी एक दिन मनीषा ने पीयूष को कॉल किया और कहा कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी। बस इतना सुनते ही पीयूष का दिमाग घूम गया और इसके बाद पीयूष अपने पत्नी को रास्ते से हटाने की साजिश करने लगा। पीयूष के इस काम में उसकी प्रेमिका मनीषा भी शामिल हो गई। इसके बाद मनीषा ने इस साजिश के बारे में अपने ड्राइवर आशुतोष को बताया। ड्राइवर आशुतोष भी रुपयों की लालच में आकर कत्ल करने को तैयार हो गया और फिर इन तीनों ने मिलकर 3 अपराधियों से संपर्क किया जो सुपारी लेकर हत्या को वारदात करते थे और अंत में मनीषा और पीयूष अपने इस साजिश में कामयाब हो ही गए। इन दोनों ने मिलकर ज्योति को अपने प्लान में फंसाकर अंत में मार ही डाला और यह बात जब पब्लिकली लीक हुई तो सभी के होश ही उड़ गए, क्योंकि यहाँ मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना ही था। यूपी की इंडस्ट्रियल सिटी कानपुर रोज की तरह उस दिन भी व्यस्त थी। दोपहर का वक्त था। तभी शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे ने पुलिस को ये बताया कि कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी रोककर उनकी पत्नी को कार समेत अगवा कर लिया है और साथ ही साथ उनके साथ मारपीट भी की है। उस बिजनेसमैन के बेटे ने पुलिस को ये भी बताया कि इस बदमाशों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वह करीब 12:30 बजे अपनी पत्नी ज्योति के साथ होंडा अकॉर्ड कार में सवार होकर कार्निवल नाम के एक रेस्टोरेंट से अपने घर की तरफ वापस लौट रहे थे। पुलिस को इस खबर को देने वाला कोई मामूली इंसान नहीं था। वो शहर के अरबपति कारोबारी ओम प्रकाश दसानी का 30 वर्षीय छोटा बेटा पीयूष दसानी था। लिहाजा पूरा पुलिस हरकत में आ गया। शहर भर में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई थी। पीयूष का हाल बहुत ही बुरा था। वह पांडु नगर में अपने बंगले पर आ चुका था। ज्योति की अगवा होने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। दसानी परिवार के हवेली पर उनके रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर जुटने लगे थे। पुलिस के तमाम बड़े बड़े ऑफिसर भी उनके यहाँ पहुँच चुके थे। कानपुर के आईजी, डीआईजी और एसएसपी भी पीयूष से बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पीयूष का रो रो कर बुरा हाल था। उसने बड़े मुश्किल से पुलिस को वही बात बताई जो वह एफआईआर के तौर पर पुलिस को पहले ही बता चुका था। पीयूष ने पुलिस को ये बताया कि जब वह करीब 11:30 बजे अपनी पत्नी ज्योति के साथ होंडा अकॉर्ड कार से उस रेस्टोरेंट से बाहर निकले थे तो रास्ते में उनकी पत्नी ज्योति लॉन्ग ड्राइव पर जाने को कह रही थी। तो पीयूष ने उस बात को मना कर दिया था, लेकिन ज्योति की दोबारा जिद करने पर पीयूष उसे कंपनी बाग चौराहे से रावतपुर रोड की तरफ ले गया था। तभी 4 बाइक सवार बदमाशों ने उनकी कार को जबरन रुकवा लिया। उसके बाद बदमाशों ने उनकी कार को चारों तरफ से घेर लिया और पीयूष को बाहर निकालकर उसको मारने लगे। पीयूष के मुताबिक इसके बाद उनमें से 3 बदमाशों ने उसकी पत्नी ज्योति को जबरन उसी की कार में बैठाकर वहां से फरार हो गए। जब बदमाश ज्योति को अगवा करके ले जा रहे थे तो पीयूष ने ज्योति के मोबाइल पर 3 से 4 बार कॉल किया था तो किडनैपर ने फोन कॉल रिसीव किया और दूसरी तरफ से ज्योति की आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ। पीयूष ने पुलिस को ये भी बताया कि किडनैपर ज्योति को गाली दे रहे थे
और साथ ही साथ उसको मारने की भी धमकी दे रहे थे। और इसके बाद फोन कट हो गया। पीयूष ने जब दोबारा कॉल किया तो किसी ने कॉल रिसीव ही नहीं किया। पीयूष ने ये भी बताया कि रास्ते से गुजरने वाले कई लोगों से वह मदद भी मांगी थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। लेकिन कुछ देर मशक्कत करने के बाद एक बाइक वाले ने उसे लिफ्ट दिया और उसे रावतपुर पहुंचा दिया, जहां से पीयूष पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को इस सब के बारे में बताया। अब तक पीयूष पुलिस को अपनी पूरी कहानी बता चुका था और पुलिस के लिए ये केस सॉल्व करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि ये बात कानपुर के एक बड़े बिजनेसमैन का इज्जत का सवाल था और इसीलिए पुलिस अपने तहकीकात को बहुत ही तेज कर देती है। लेकिन अगले ही दिन दोपहर के 1:30 बजे पुलिस ने कानपुर के पनकी इलाके से पीयूष की होंडा अकॉर्ड कार को बरामद कर लिया। लेकिन उसी कार के अंदर ज्योति भी मौजूद थी, पर अफसोस जिंदा नहीं मुर्दा। जी हाँ, उसका मर्डर हो चुका था। उसकी लाश खून से सनी हुई थी। उसका जिस्म किसी तेज हथियार से गोदा गया था। कार में इस कदर खून बहा था कि ज्योति के कपड़ों का रंग भी पहचान में नहीं आ रहा था। पीयूष ने जब ये खबर परिवार वालों को दी तो पीयूष दसानी के घर पर कोहराम मच गया। पूरे शहर में पता चल चुका था कि अरबपति का बहू का बेरहमी तरीके से कत्ल हो चुका है। अब पुलिस के तमाम बड़े ऑफिसर मौका वारदात की तरफ रवाना हो गए थे, ताकि जल्द से जल्द इस केस को एक नया मोड़ मिल सके। अब पुलिस के सारे बड़े अधिकारी उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां से पीयूष की कार और उसकी पत्नी की लाश को बरामद किया गया था। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया था, ताकि कार और आसपास के इलाके में मिले एविडेंस हाथ से न छूटे। पुलिस के पास अब तक पीयूष का दिया हुआ बयान ही मौजूद था और इसके साथ साथ उसके कार और उसकी पत्नी की लाश भी बरामद हो चुका था। लेकिन कातिल और कत्ल की वजह अभी तक पुलिस के लिए एक पहेली ही बना था। पुलिस ने ज्योति की लाश बरामद करने के बाद उसे तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कुछ ही घंटे बाद पोस्टमार्टम का कुछ रिपोर्ट भी आ गया। पोस्टमार्टम में ये पता चला कि ज्योति का कत्ल किसी तेज धार वाले हथियार से किया गया है। आपको बता दें कि ज्योति के जिस्म पर गोदे जाने का निशान 1-2 नहीं बल्कि 17 थे, यानी कातिल किसी भी हाल में ज्योति को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। लिहाजा उस पर एक के बाद एक 17 बार बड़ी ही बेरहमी तरीके से वार किया था। चारों तरफ से खून रिस कर जम गया था। इस केस में आगे चलकर आपको ऐसी ऐसी बातें देखने को मिलेगी जिससे सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा। खैर, अभी तक पुलिस के हाथ इस मामले में कुछ भी नहीं लगा था। हालांकि पुलिस की जांच लगातार जारी ही थी और उधर ज्योति का पोस्टमार्टम भी जारी था। पीयूष और उसका परिवार भी पोस्टमार्टम केंद्र पर पहुंच चुके थे। इस दौरान पुलिस एक बात पर गौर करती है कि वारदात के समय और पोस्टमार्टम के समय पीयूष अलग अलग टी शर्ट पहन रहा है। पुलिस इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में छोटी से छोटी बातों पर ध्यान दे रही थी, इसीलिए पुलिस ने उस रेस्टोरेंट के सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जहां किडनैप से पहले पीयूष अपनी पत्नी ज्योति के साथ खाना खाने गया था। जिसमें फुटेज देखने के बाद पुलिस को एक बात अजीब देखने को मिली। पुलिस ने गौर किया कि पीयूष और ज्योति खाना तो साथ में बैठकर खा रहे थे, लेकिन दोनों के बीच कोई बात ही नहीं हो रहा था। इस दौरान पीयूष लगातार किसी से फोन पर बातें कर रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि पीयूष फोन पर किसी को अपनी बात समझा रहा हो। असल में इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच खुद आईजी जोन आशुतोष पांडे कर रहे थे। उनके निर्देशन में ही कई टीम बनाकर इस केस को जांच कर रही थी। पुलिस पीयूष और ज्योति से जुड़े हर पहलू को ध्यान से देख रही थी। यही वजह थी कि वारदात के कुछ ही घंटे बाद पोस्टमार्टम के वक्त पीयूष की बदली हुई टी शर्ट पर पुलिस का ध्यान गया था। इसके बाद रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस की शक की सुई पीयूष की तरफ घूमने लगी थी, क्योंकि पीयूष पर शक करने की वजह कई थी। पहली, पीयूष डिनर के वक्त कोई और टी शर्ट और पोस्टमार्टम के वक्त कोई और टी शर्ट पहनकर आया था। दूसरी, पीयूष के अनुसार किडनैपर उसके साथ मारपीट किए थे, लेकिन चोट के कोई भी निशान उसके शरीर पर था ही नहीं। तीसरा, अपहरण की सूचना देने में पीयूष 1 घंटा क्यों लगाया, जबकि उसके पास फोन मौजूद भी था। और यही नहीं, मौका वारदात पर करीब 500 मीटर पर एक पुलिस चौकी भी मौजूद थी।
चौथी वजह यह थी कि पीयूष के बयान में एक रूपता था ही नहीं। पीयूष की बातें बनी बनाई सी लग रही थी। उधर ज्योति की कत्ल की सूचना उसके घर वालों को भी दे दी गई थी। इसके बाद जबलपुर के प्लास्टिक कारोबारी शंकर लाल नागदेव अपनी पत्नी और बेटे के साथ कानपुर में मौजूद अपनी बेटी की ससुराल उसी समय पहुंच गए। वहां पर बेटी की लाश देखकर उनका कलेजा ही फट गया। वे दहाड़े मारकर बच्चे की तरह रोने लगे, क्योंकि ज्योति उनकी लाडली बेटी थी। ज्योति के मर्डर के अब 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के हाथ में ना ही कातिल मिला और ना ही किसी प्रकार का कोई सुराग। पुलिस अब ज्योति और पीयूष के मोबाइल की CDR को चेक करती है। पीयूष की कॉल डिटेल में पुलिस को एक नंबर मिला, जिस पर वो घंटे बातें किया करता था। उस नंबर की छानबीन करने के बाद पुलिस को ये पता चला कि ये नंबर मनीषा मखीजा नाम की लड़की की थी और ये वही लड़की थी जिससे पीयूष शादी करना चाहता था। बट पुलिस ने जब उस नंबर को अच्छे से चेक किया तो ये पता चला कि वारदात के दिन ना ही उस नंबर से सिर्फ कॉल्स बल्कि 150 मैसेजेस भी किए थे। और यही नहीं, पीयूष से उससे पिछले कई दिनों से सैकड़ों बार बातें हुई थी। व्हाट्सएप और मैसेजिंग के जरिए भी उन दोनों में बातें हुआ करती थी। पुलिस ने फौरन मनीषा मखीजा नाम की लड़की की कुंडली खंगाल डाली। पता चला कि मनीषा एक पान मसाला कंपनी के मालिक हरीश मखीजा की बेटी है, जो पीयूष की बिस्किट के कंपनी के बड़े डीलर भी थे। पुलिस को अब धीरे धीरे पूरा माजरा समझ में आने लगा था। तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगी थी और धीरे धीरे पुलिस का शक सच में बदलता जा रहा था। और यहीं से पुलिस के हाथ में इस केस का एक नया सिरा आ चुका था। ज्योति का मर्डर हुए 4 दिन बीत चुका था और अब पुलिस के पास अहम सुराग भी मौजूद था। लिहाजा पुलिस ने बिना देर किए पीयूष को गिरफ्तार कर लिया और फिर पुलिस पीयूष से पूछताछ करती रही। शुरुआत में तो पीयूष पहले की तरह ही कहानी बना रहा था, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर एक चाल चली। पुलिस ने मनीषा से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाया और जब उन दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ शुरू की गई तो पीयूष की चलबाजी वहीं पर समझ में आ गई और पुलिस के सवालों के सामने वह टूट गया, जिसके बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पीयूष ने ये खुद ही कबूल कर लिया कि जो बयान उसने पहले पुलिस को दिए थे वो सारी की सारी बयानें एक मनगढ़ंत कहानी थी। दरअसल उसने खुद ही अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची थी, जिसमें मनीषा के साथ साथ उसका ड्राइवर अवधेश और नौकर रेणु भी शामिल था और उन दोनों को इस मर्डर के लिए सुपारी मिली थी। असल में पीयूष और मनीषा के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और पीयूष मनीषा को पसंद भी करता था और बस इसी वजह से वह उससे शादी करना चाहता था और इसी कारण वह अपनी पत्नी ज्योति को रास्ते से हटाना चाहता था। अब उस दिन ज्योति पीयूष से लॉन्ग ड्राइव पर जाने की जिद कर रही थी, तो जब पीयूष तैयार हो गया तो उसने ड्राइवर अवधेश को बुलाया। उसके साथ रेणु जो उसकी नौकरानी थी उसको भी पीयूष फोन करके बुला लिया और सभी लोग लॉन्ग ड्राइव का बहाना बनाकर निकल गए। अवधेश गाड़ी चला रहा था और रेणु उसके बगल में बैठी थी, जबकि ज्योति और पीयूष पिछले सीट पर बैठे थे। ज्योति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी दौरान CS आजाद विश्वविद्यालय और रावतपुर के बीच अवधेश ने कार रोकी और अचानक ज्योति पर तेज धार वाले हथियार से एक के बाद एक लगातार 17 बार हमला कर दिया। बेचारी ज्योति अपनों पर विश्वास करके अपनी मौत की ही सौदागर बन गई। इस केस से जुड़ी पुलिस के जांच रिपोर्ट में ये बताया गया था कि ज्योति को पीयूष के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में शक होने लगा था और उसने इसके बारे में अपने सास ससुर से भी शिकायत की थी। ज्योति ने उन्हें बताया था कि पीयूष रात के 1 बजे से 4 बजे के बीच कहीं चला जाता है और सुबह होते ही वह लौटता है। इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को ज्योति की एक डायरी भी मिली थी, जिसके मुताबिक ज्योति और पीयूष दसानी का रिश्ता पहले ही दिन से ठीक नहीं था। डायरी में ज्योति ने लिखा था कि वह दुनिया की नजर में पीयूष की पत्नी है। किससे कहे और कैसे कहे कि वह पत्नी नहीं पत्नी जैसी है। पीयूष ने उसे कभी पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं था, लेकिन ज्योति परिवार की बदनामी के कारण ये बातें किसी को बताई ही नहीं थी और वो हमेशा पत्नी की भूमिका निभाती रही। और यही नहीं, ज्योति ने डायरी में पीयूष पर उसे मानसिक रूप से परिताड़ित होने का आरोप भी लगाया था।